So this is the final part of this Nazism and the rise of Hitler. Quick recap, ये हमने हिस्ट्री देख रहे हैं. द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. द इफेक्ट ऑफ वॉर, पॉलिटिकल रेसिज्म, देन द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन 1929-30 जब ग्रेट डिप्रेशन आया था. फिर हिटलर का राइज टू पावर हमने पार्ट 2 में देखा. हिटलर कैसे एक मेयर कॉर्पोरल था, सिपाही था, फिर वो बाद में चांसलर ऑफ जर्मनी भी बना. देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी हमने देखा. वाई? बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइल. देन नाजी का वर्ड व्यू कैसा था? इनका थोड़ा डिफरेंट था वर्ड व्यू, इनके कॉन्सेप्ट्स अलग थे. सेलेक्टिव इन्होंने लिया था दिस अपने जो थ्योरी ऑफ सिलेक्शन होती है नेचर का, इसका इन्होंने सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया था डार्विन की थ्योरी का. गेटोइजेशन हुआ. देन यूथ इन नाजी जर्मनी, मतलब इनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था. जो ये नई जनरेशन आ रही थी, इनको पूरे को नाजिस्ट बना दिया गया था, नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेन किया गया. ये हमने फोर्थ पार्ट में देखा कि द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. देन द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा वॉरफेयर, यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम हुआ. देन जर्मन फार्मर्स को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया. ये प्रॉक्सी सेंस ऑफ दिस मैस्कुलिनिटी विच वॉज फेक, ये लोगों में दिखाया गया. देन अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म? मतलब हमेशा ये देखा जाता है कि जो आम आदमी है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रहा है. बिकॉज ये लोग तो पूरा जर्मनी रिप्रेजेंट कर नहीं रहे. नाजिज्म है ये भी अगेन होल जर्मनी, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटर ऑफ जर्मनी. तो जर्मनी मतलब वहाँ का जो साधारण पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, उनके मन में क्या आया था. हाउ कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म. मैनी सॉ द वर्ड थ्रू नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज. दे फेल्ट हेट्रेड, एंगर लगा उन्हें. सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू. दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज, रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर. वाई? बिकॉज अगेन उनका ग्रूमिंग ऐसा हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया है, बच्चों को छोटे से ऐसा सिखाया गया है कि आपको हेट करना है ज्यूज़ को एंड ऑल. सो दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. ये यूटोपिया में रह रहे थे, फॉल्स बिलीव था कि नाजिज्म वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा और उनकी वेलबिंग को इम्प्रूव करेगा. बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी. नाजी जर्मन नहीं था. नाजी एक पार्ट था जर्मन का, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल थे, बट पूरे जर्मनी को ब्लेम करना करेक्ट नहीं है. मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेव किया पुलिस रेप्रेशन को, इवन डेथ को भी. लार्ज मेजॉरिटी जो जर्मन्स थे वो पैसिव ऑनलुकर्स थे, अपैथेटिक थे, वो विटनेस थे. दे वर टू स्कैर्ड, वो डरे हुए थे, टू एक्ट डिफर और टू प्रोटेस्ट. दे प्रिफर टू लुक अवे, तो इन्होंने इसको पैसिवली कुछ रिप्लाई, कुछ रिएक्शन नहीं दिया. पेस्टर नील मॉलर एक रेजिस्टेंस फाइटर थे, ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट. Uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. इन्होंने ये कुछ लाइन्स लिखा. First they came for the communist. Well, I was not a communist, so I said nothing. Then they came for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jew, but I was not a Jew, so I did little. Then they came for me. There was no one left who could stand up for me. ये काफ़ी पॉपुलर लाइन्स हैं ये. तो इस तरीके से ये प्रोपोगेंडा वॉरफेयर कंटिन्यू हो रहा है. और ऑर्डिनरी पीपल ऐसा नहीं है, जर्मनी में बहुत सारे लोग हैं जो इसको बिलीव नहीं करते हैं और काफ़ी लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया. काफ़ी लोग पैसिव रहे, वो अपैथेटिक रहे, वो रिस्क नहीं लेना चाहा उन्होंने अपनी लाइफ का. What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. ये चार्लोटे this secretly recorded people's dream in her diary and later republished them in highly disconcerting book जिसका नाम है Third Reich of Dreams. She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. इवन Jews भी अब खुद को वैसा बिलीव करने लग गए हैं जो नाजी बोल रहे थे उन्हें. They dreamt of their hooked noses, black hair and eyes, Jews' look and body movement. The stereotypical images publicized in the Nazi press haunted the Jew. ये haunt करना चालू हो गया. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. ये होता है propaganda warfare. अगर बचपन से एक ही एक चीज़ आपको बताई जा रही है तो
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रुथ लगने लग जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ऐसी, व्हेन मैनी पीपल आर टॉकिंग द सेम, हमको लगता है कि शायद वही सही है, हम उसको बिलीव करना चालू कर देते हैं। दिस इज़ द प्रोपोगेंडा। इवन हम जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी वी सी कि हाउ दिस इन्फ्लुएंसर्स, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन जो मीडिया पब्लिकेशंस एंड ऑल हैं, दे ट्राई टू शेप देयर ओपिनियन, दे फोर्स यू टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। यू डू नॉट गेट देयर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आपसे छीन ली जाती है। आपको बोला जाता है ये चीज़ अच्छी है, जैसे कंज्यूमरिज्म में ये सेलिब्रिटीज़ एडवर्टाइजमेंट, व्हाट दे डू, दे टारगेट चिल्ड्रन एंड दे फोर्स चिल्ड्रन टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इस तरीके से आपको एक नैरो डायरेक्शन में सोचने के लिए वो फोर्स कर देते हैं। दिस हैपन्स अ लॉट, ये जो साइकोलॉजिकल गेम प्ले है वो होता है। और सिमिलर टाइप ऑफ जो साइकोलॉजिकल गेम प्ले हुआ था वो इस वर्ल्ड वॉर, ये जो नाजिज्म ने, उसने भी ऐसे ही किया था। दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेंडा वॉरफेयर। जैसे अभी हमने न्यूज़ में देखा था जो इलेक्शंस भी हुए थे, इसमें जो डेटा होता है, फेसबुक का काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे। वाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शेप द ओपिनियन ऑफ पीपल। तो ये फेयर एंड फ्री नहीं रह पाता है। तो इस तरीके से इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा कर दिया कि इवन जो जर्मन्स थे और इवन जो ज्यू थे वो भी उसी को बिलीव करना चालू कर दिया था। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, information about the Nazi practices is trickled out of Germany during the last year of the regime. But it was only after the war ended, Germany was defeated, that the world came to realize the horror of what had happened. World को बाद में पता चला. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble. Jew wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called this Holocaust. As its height, a ghetto inhabitant had said to mother that he wanted to outlive the war just for half an hour. So see, this was the plight of those people. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in this Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitant who wrote diary. ये डायरी लिखा करते थे। ये मतलब एक प्रूफ देना चाहते हैं, लोगों को बता सकें कि क्या हुआ इनके साथ। नोटबुक्स लिखा, आर्काइव्स बनाए उन्होंने। On the other hand, when the war seemed lost, Nazi leadership distributed petrol to its functionaries or destroy all incriminating evidence available in office. So this was again done by those people. Yet the history and the memory of Holocaust lives on in memoir. ये जो लिखे थे इन्होंने, टेक्स्ट लिखा था, बिकॉज ह्यूमंस क्या होता है, ह्यूमंस का तो एक लाइफ होता है, थोड़े टाइम बाद वी ऑल आर गोइंग टू डाई, बट हम जो काम करके जाते हैं दैट एकोज इन एटर्निटी। ओके, सो इन्होंने ये सब काम करके, इन्होंने मेमोयर्स लिखे, बुक्स लिखा, काम करके गए, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री लिखा, मेमोरियल म्यूजियम्स बनाए, जिससे हमें बाद में पता चला कि इनके ऊपर क्या बीती गई थी। These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated, and is a warning to those who watched in silence. These are some very powerful lines. See, जैसे इनहेबिटेंट है, ये वॉर्सा का घेटो है, ये वॉर्सा का घेटो है, कलेक्टेड डॉक्यूमेंट, प्लेस देम इन दिस मिल्क कैन अलॉन्ग विद अदर कंटेनर, डिस्ट्रक्शन सीम्ड इमिनेंट, ये कंटेनर बरी कर दिए सेलार बिल्डिंग में, बट बाद में इन्हें रिट्रीव किया गया तो हमें डॉक्यूमेंट पता चला यहाँ पे क्या हुआ था। सो इस तरीके से उन्होंने कोशिश किया अपना मैसेज आउटसाइड वर्ल्ड को देने का। डेनमार्क में सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यू फ्रॉम जर्मनी, दिस इज़ वन ऑफ द बोट्स यूज्ड फॉर द purpose. So in this way we get to know about this Holocaust. Meanwhile, महात्मा गांधी जी ने हिटलर को ये लेटर लिखा था कि friends have been urging me to write to you for the sake of humanity, but I have resisted their request because of the feeling that any letter from me would be an impertinence. इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं. Something tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever it may be worth. It is quite clear, ये एकदम clear है, that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay, आपको pay the price for an object however worthy it may appear or to you to be? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war not without considerable success? Anyway, I anticipate your forgiveness. I have erred in writing to you. ये लिखा गांधी जी ने, आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड। ये बुक है कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 76, 1939 में लिखा है वर्धा से। देन 1940 में इन्होंने लेटर टू एडोल्फ हिटलर फिर से लिखा, वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस अ फोर्स विच इफ ऑर्गेनाइज्ड कैन विदाउट डाउट मार्च इटसेल्फ अगेंस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मोस्ट वायलेंट फोर्सेज इन द वर्ल्ड। हमने हिटलर का देखा था नाजिज्म कैसे बच्चों में भी वायलेंस दिखा रहे थे,
इधर गांधी जी ट्राई कर रहे हैं उनको नॉन वायलेंस बताने का। इन नॉन वायलेंट टेक्निक, एज आई हैव सेड, देयर इज नो सच थिंग एज डिफीट. It is all do or die without killing or hurting. It can be used practically बिना पैसे के, obviously without the aid of science of destruction which you have brought to such perfection. ये एक मार्वल है टू मी दैट यू डू नॉट सी दैट इट इज़ nobody's monopoly. If not the British, some other power will certainly improve upon your method and beat you with your own weapon. तो गांधी जी was trying to tell him कि ये जो violence and all, this is not good. You are leaving no legacy to your people of which they would feel proud. See, again, you talk to many Germans. I talked to a couple of you. They don't feel very good about what they did. Germans ने जो किया नाजिज्म में, they don't feel proud on that. They cannot take pride in a recital of cruel deed, however skillfully planned. Therefore, appeal to you in the name of humanity to stop the war. गांधी जी ने अगेन अपनी तरफ से कोशिश किया कि ये वॉर को कम रोका जाए। ये 1939-40 में ही स्टार्ट हो गया था। सो दिस इज़ द चैप्टर। अब आते हैं सवाल, क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप क्वेश्चंस पूछते हो। इवन इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस टू मी इन कमेंट सेक्शन, मेरे को फिर उसका आंसर देने में आई फील गुड, सो आई गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यू ट्राई टू दीज क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीमर रिपब्लिक। क्या प्रॉब्लम आ रही थी वीमर रिपब्लिक को? वीमर रिपब्लिक पार्ट 1 में हमने देखा था। डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। अचानक से ये पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि पहले तो हमने देखा था नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम थी, 1932 में इलेक्शन में अचानक सीट्स बहुत बढ़ गई इनकी। व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग? ये इतनी डिस्टॉर्टेड थी, इसके फीचर्स क्या हैं? एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपोगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यू। क्यों इतना ज़्यादा आ गया इनमें? प्रोपोगेंडा ऐसा क्या कर रहा था? व्हाट रोल विमेन हैड इन नाजी सोसाइटी? विमेन को इतना स्टीरियोटाइप क्यों किया गया? रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ विमेन इन 2 पीरियड। सो आप रिविजन डू दिस when we finish this book. We are going class wise. See, 9th पढ़ेंगे, then 10th पढ़ेंगे. We are not in rush, okay? Then 11th, then 12th. Systematically हमें पढ़ना है, and we'll do it in pace. So आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आई बिलीव आपने वीडियोस देख लिए हैं, तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जाइए और सोचिए उसने इसमें क्या किया। आप इसके साथ साथ पढ़िए, यू वुड गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in the 2 period. In what ways did the Nazi state seek to establish total control over its people? किस तरीके से ऐसा करने की कोशिश की गई? So try to answer this question. इसके बारे में सोचिए, वापस ये चैप्टर्स देखिए। These are NCERT books, आप easily से NCERT की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। So this completes this chapter. Thank you so much for watching this video. Study well, be safe and take care.